इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी यानी कि स्कूल लेक्चरर, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपको, अगर पहले से आपने प्लेटो नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो प्लेटो के वीडियो इस चैनल पर डाल रखे हैं, पहले आप उनको देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो से संबंधित पहला क्वेश्चन है, प्लेटो की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनकी जो प्लेटो की ये रचनाएं हैं, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बुक का प्रकाशन हुआ था और सबसे अंत में कौन सी बुक का प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर 4 बुक हैं। पहली है अपोलॉजी, दूसरी है रिपब्लिक, और तीसरी है स्टेट्समैन, और चौथी है लॉज। तो ये जो चारों पुस्तकें हैं, चारों रचनाएं हैं, ये पहले से ही क्रम में लगी हुई हैं। सबसे पहले प्लेटो ने अपोलॉजी की रचना की थी, उसके बाद में रिपब्लिक की, उसके बाद में स्टेट्समैन की, और सबसे लास्ट में की थी द लॉज की। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, ABCD। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा वर्णित 4 सद्गुणों को सही क्रम में लगाइए। 4 सद्गुण हैं बुद्धि, न्याय, साहस और संयम। तो सबसे पहले तो आएगा बुद्धि। देखो, प्लेटो का जब हम न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो न्याय है वो सर्वोच्च और चौथा सद्गुण है। सबसे पहला सद्गुण होता है बुद्धि, दूसरा होता है साहस, और तीसरा होता है संयम, और चौथा और सर्वोच्च होता है न्याय। तो सबसे पहले क्या होगा? बुद्धि होगा, उसके बाद में साहस होगा, यानी कि थर्ड वाला होगा ACD और B। प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वो सर्वोच्च सद्गुण है, लेकिन प्रथम सद्गुण नहीं है। न्याय चौथा सद्गुण है, लेकिन सर्वोच्च सद्गुण है। सबसे पहला कौन सा है? बुद्धि, दूसरा है साहस, तीसरा है संयम, और चौथा है न्याय। लेकिन न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्लेटो के अनुसार न्याय है, पहला है सापेक्ष अवधारणा, दूसरा है निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, और चौथा है विधिक अवधारणा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। प्लेटो के अनुसार न्याय निरपेक्ष अवधारणा है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके लिए प्लेटो कहता है कि न्याय की जो यह परिभाषा है या जो न्याय का यह स्वरूप है, यह सभी समाजों के लिए और सभी कालों के लिए लागू होता है। इसके अलावा प्लेटो का न्याय विधिक अवधारणा नहीं है, बल्कि प्लेटो का न्याय नैतिक अवधारणा है। क्या है? नैतिक अवधारणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उदात्त झूठ यानी कि नोबल लाई शब्दावली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो। आप इस चीज़ को रट लेना बिल्कुल कि उदात्त झूठ का संबंध प्लेटो से है। देखो, प्लेटो की जो न्याय की परिभाषा है उसमें एक दार्शनिक राजा का शासन होगा, लेकिन अब प्रश्न यह है, सवाल यह उठता है कि जो लोग हैं वो दार्शनिक राजा की बात क्यों मानेंगे? तो इसके लिए प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा की बात लोग इसलिए मानेंगे क्योंकि लोगों को एक झूठ बताना पड़ेगा, एक उदात्त झूठ यानी कि श्रेष्ठ झूठ बताना पड़ेगा। और वो झूठ यह है कि जो शासक वर्ग है वो सोने से बना हुआ है, इसलिए हमें शासक वर्ग की बात माननी है। तो उदात्त झूठ का संबंध किससे है? प्लेटो से है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक के मुख्य विषय न्याय का क्या अर्थ है? तो
जब हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें न्याय की परिभाषा पढ़ते हैं और उसमें आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है, प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, ये बात भी सही है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण में विश्वास करता है। जब हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये तीनों ही सेंटेंस उसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी तीनों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी ने गुजराती में सत्यवान के नाम से अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा अपोलॉजी। अपोलॉजी का महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में सत्यवान के नाम से अनुवाद किया है। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो प्लेटो की रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली का मतलब है एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है और दूसरा व्यक्ति उनका आंसर देता है। आठवां क्वेश्चन है, प्लेटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैलीपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का केंद्र है, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसको नाम दिया गया है कैलीपोलिस। दूसरा है, कैलीपोलिस का अर्थ है अधिकतम खुश मानव समुदाय, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, यानी कि ए और बी। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसका नाम है कैलीपोलिस, और जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है उसका नाम है मैग्नीसिया। क्या नाम है? मैग्नीसिया। और आदर्श राज्य का क्या नाम है? कैलीपोलिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? पहला है गुफा का रूपक, इसका भी संबंध है। दूसरा है विभाजित रेखा का रूपक, ये भी है। तीसरा है धातुओं और धरती से जन्मे लोग, और चौथा है स्वर्णिम माध्यमान का सिद्धांत। तो ये चौथा सिद्धांत है, ये प्लेटो का नहीं है बल्कि किसका है? अरस्तू का है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज गलत हो गई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी कि निम्न में से किसका संबंध प्लेटो से नहीं है। तो जो ये स्वर्णिम माध्यमान का सिद्धांत है इसका संबंध प्लेटो से नहीं है, ऊपर वाली तीनों का संबंध प्लेटो से है। जो गुफा का रूपक है ये प्लेटो के दर्शन से संबंधित है। मान लो ये एक गुफा है और ये गुफा का क्या है? दरवाज़ा है, और इस गुफा के दरवाजे के जस्ट अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इधर से प्रकाश आ रहा है। तो यदि यहाँ से कोई वस्तु गुजरेगी, चाहे वो पशु गुजरे, व्यक्ति गुजरे, पक्षी गुजरे, तो इसकी परछायाँ यहाँ पर बनेगी। तो जो ये व्यक्ति है यहाँ पर, इसको केवल परछाई दिखाई देगी, इसको वास्तविक वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ये क्या है? ये विभाजित रेखा है, और ये क्या है? यहाँ पर परछाई दिखेगी। ठीक है, तो ये है गुफा का सिद्धांत। और जब व्यक्ति इस गुफा से बाहर आ जाएगा, यानी कि इसके भीतरी आंखें खुल जाएंगी, तो इसको वास्तविकता का पता चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित हैं? पहला है शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास का एक साधन है, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है शिक्षा मानसिक व्याधियों का मानसिक निदान है, बिल्कुल सही है। व्याधि का मतलब होता है बीमारी, तो जो दिमाग की बीमारी है या अंदर की बीमारी है उसको शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तीसरा है
शिक्षा मानसिक व्याधियों का बाह्य निदान है। ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षा मानसिक व्याधियों का, मानसिक बीमारियों का क्या है? मानसिक निदान है या आंतरिक निदान है, बाह्य निदान नहीं है। बाह्य निदान क्या है? साम्यवाद है। जो प्लेटो का साम्यवाद है वो मानसिक बीमारियों का बाह्य निदान है, बाहरी निदान है। साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो दो प्रकार का साम्यवाद बताता है कि व्यक्ति को संपत्ति नहीं रखनी है और परिवार नहीं रखना है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं? ये बाहरी हैं। तो साम्यवाद मानसिक व्याधियों का बाहरी निदान है। तो तीसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चौथा है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। ए, बी, डी ये इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना है? पहला है बार्कर, मैक्सी, डनिंग और चौथा है क्रॉसमैन और कार्ल पॉपर। तो इसका सही आंसर होगा क्रॉसमैन और कार्ल पॉपर। इन दोनों ही विचारकों ने प्लेटो को सत्तावादी और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना है, क्योंकि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसमें दार्शनिक शासक का शासन होगा जो कानूनों से ऊपर होगा। तो इसलिए वह तानाशाही कर सकता है। 12वां क्वेश्चन है प्लेटो की रचना रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई श्रेष्ठ रचना किसने कहा है? तो इसका पहला ही सही आंसर होगा रूसो। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई श्रेष्ठ रचना कहा है। रूसो की एक बुक है, एक रचना है जिसका नाम है इमाइली। इस इमाइली में रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई श्रेष्ठ रचना कहा है। अब है अगला क्वेश्चन। प्लेटो के दर्शन से असंगत कथन कौन सा है? तो पहला कथन है प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। ये बात बिल्कुल सही है। जो निगमनात्मक पद्धति होती है वो दार्शनिक पद्धति होती है। कौन सी होती है? दार्शनिक पद्धति होती है। ये जो दार्शनिक पद्धति होती है यह सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा है प्लेटो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रणेता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मानकीय यानी कि मूल्यात्मक, यानी कि क्या होना चाहिए। तीसरा कथन है प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले राजनीतिक दर्शन की बात या आदर्श राज्य की बात प्लेटो ने ही की थी। अगला सेंटेंस है प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन को विज्ञान बनाने पर बल दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। जो राजनीतिक दर्शन होता है और विज्ञान होता है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विज्ञान में वास्तविकता पर बल दिया जाता है, यानी कि क्या है इस पर बल दिया जाता है, जबकि जो दर्शन है वो क्या होना चाहिए इस पर बल देता है। जैसे प्लेटो एक आदर्श राज्य की बात करता है, यानी कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। तो प्लेटो राजनीतिक दर्शन को विज्ञान नहीं बनाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के दर्शन से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो उदात्त झूठ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। परछाइयाँ यानी कि जो गुफा के सिद्धांत में आती हैं, गुफा के उदाहरण में आती हैं, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है साध्यों का श्रेणी तंत्र। साध्यों का श्रेणी तंत्र प्लेटो से संबंधित नहीं है बल्कि अरस्तु से संबंधित है। किससे? अरस्तु से संबंधित है। चौथा है गुफा का दृष्टांत। ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, ये प्लेटो से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो को खुले समाज का दुश्मन किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल पॉपर, यही सही हो जाएगा। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को खुले समाज का दुश्मन कहा है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ही दर्शन और दर्शन ही प्लेटो है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा इमर्सन।
अगला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा वर्णित संरक्षक वर्ग में कौन शामिल है? तो पहला ऑप्शन है केवल शासक वर्ग, दूसरा है केवल सैनिक वर्ग, तीसरा है शासक व सैनिक वर्ग, चौथा है शासक व उत्पादक वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। जो प्लेटो का संरक्षक वर्ग है, जो गार्जियन वर्ग है, उसमें शासक और सैनिक वर्ग दोनों ही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण नहीं किया है? तो पहला है सद्गुण ही ज्ञान है, ये किया है। शासन एक कला है, ये भी सुकरात से ग्रहण किया है। लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है, ये भी सुकरात से ग्रहण किया है। जो साम्यवाद का सिद्धांत है, ये प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण नहीं किया है, बल्कि स्पार्टा नगर राज्य से ग्रहण किया है। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्लेटो है वो लोकतंत्र का विरोधी है। सुकरात और प्लेटो दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है हन्ना आरेंट, हन्ना आरेंट नहीं है। दूसरा मैकइंटायर भी नहीं है। ये होगा तीसरा, कार्ल पॉपर इसका सही आंसर है। कार्ल पॉपर कहता है कि जो पश्चिमी चिंतन है वो या तो प्लेटो का समर्थन करता है या प्लेटो का विरोध करता है। प्लेटो के अलावा पश्चिमी चिंतन में कोई हो ही नहीं सकता, या तो प्लेटो का विरोध होगा या प्लेटो का समर्थन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण की आलोचना की है? महात्मा गांधी ने आलोचना नहीं की, नेहरू ने नहीं की, अंबेडकर ने जो प्लेटो का सामाजिक वर्गीकरण है और जो श्रेणीबद्धता है उसकी आलोचना की है, जो श्रेणीबद्धता है उसकी आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का निर्माण ओक व सहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेटो पढ़ रहे हैं और आपको ऑप्शन में भी प्लेटो दिख गया है। लेकिन आप इस बात को याद रखना, प्लेटो का यह कथन है कि राज्य का निर्माण ओक व सहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। जो प्लेटो है वो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है। क्या मानता है? व्यक्ति का वृहद या बड़ा रूप मानता है। जबकि जो अरस्तु है वो राज्य को परिवार का वृहद रूप मानता है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, जबकि अरस्तु राज्य को परिवार का वृहद रूप मानता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की बजाय उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा है? तो बार्कर ने नहीं कहा है, अरस्तु ने कहा है। ये कथन किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है, क्योंकि जो प्लेटो का साम्यवाद है, जो परिवार का साम्यवाद है, उसमें संतानों को यह नहीं पता होता कि उसके माता पिता कौन हैं। संतानों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण राज्य करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि उसका बाप कौन है, उसका पिता कौन है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। तो इसलिए अरस्तु कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की बजाय उसका छोटा भाई होना अच्छा है, क्योंकि छोटे भाई को सभी जानेंगे कि प्लेटो का छोटा भाई है, लेकिन जो प्लेटो का पुत्र है उसको कोई नहीं जानेगा, क्योंकि जो प्लेटो का परिवार का साम्यवाद है उसमें संतानें अपने माता पिता को नहीं पहचानती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं अथवा इस विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को
उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो पहला ये ऑप्शन है वो सही है, प्लेटो का है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब तक दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कथन प्लेटो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा परिवार व स्त्री के साम्यवाद के समर्थन का आधार नहीं है। यानी कि प्लेटो परिवार व स्त्री का जो साम्यवाद है उसमें किन किन बातों का समर्थन करता है, वो बात हमें अलग पहचाननी है। तो पहला है, यह नगर राज्य में एकता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। जब यह नहीं पता होगा कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा है, तो सभी मिलजुल करके रहेंगे। कोई भी किसी की संतान हो सकती है, कोई भी किसी के माता पिता हो सकता है। दूसरा है, शासक वर्ग की आपसी कलह को रोकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। यह व्यक्तिवाद की बजाय सहयोग और सामूहिकता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। चौथा है, यह स्त्रियों को भोग की वस्तु मानता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला। जो प्लेटो है वो स्त्रियों को भोग की वस्तु नहीं मानता बल्कि पुरुषों के बराबर मानता है। तभी तो प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत देता है कि स्त्रियों को परिवार के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए बल्कि स्त्रियों को मुक्त रखना चाहिए ताकि वे राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। इसके अलावा प्लेटो शिक्षा में भी स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल पॉपर अपनी कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज में किन किन विचारकों को खुले समाज का दुश्मन तथा लोकतंत्र विरोधी मानता है? तो जो कार्ल पॉपर की जो पुस्तक है, जो बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, इसमें पॉपर 3 विचारकों को, 3 व्यक्तियों को खुले समाज का दुश्मन मानता है। और वो हैं, यहाँ पर कौन से हैं? फोर्थ वाला है, प्लेटो, हेगल और मार्क्स। इन 3 लोगों को कार्ल पॉपर खुले समाज का दुश्मन मानता है। तो खुला समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं और सरकार का चुनाव करते हैं। तो पॉपर ने इन 3 विचारकों को खुले समाज का दुश्मन माना है। तो ये हो गए प्लेटो से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है PDF में टाइप करने में। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।